हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट येस बैंक कि येस बैंक जो है ना वो 2010s के बाद इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग बैंक किस तरीके से बना, फिर 2018-19 तक आते आते वो क्यों फेल हो गया और उसके बाद 5-6 ईयर्स तक कंसिस्टेंटली वो बैंक स्ट्रगल करता रहा। लेकिन अब लास्ट 1 ईयर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से येस बैंक कैन एक्चुअली बिकम अ पोटेंशियल टर्न अराउंड कैंडिडेट। लेकिन ऐसा क्या है, दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्ली 2010s के टाइम पर, जब अंडर द लीडरशिप ऑफ राणा कपूर ये बैंक जो है ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बेसिकली कर क्या रहे थे ये लोग, देवर ओपनिंग ब्रांचेस अग्रेसिवली। पहली बात तो बहुत सारी ब्रांचेस जल्दी जल्दी खोल रहे थे। दूसरी चीज़ क्या की उन्होंने, ऐसे ऐसे सेक्टर्स के अंदर जिसमें बाकी के जितने भी इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स हैं जैसे HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक, उन सेक्टर्स के अंदर लेंड करने के लिए नहीं रेडी थे। येस बैंक ने क्या किया, वहाँ पर लेंडिंग करना स्टार्ट किया और वो भी अग्रेसिवली, और उसकी वजह से वो बहुत जल्दी मार्केट शेयर गेन करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी क्योंकि ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बैंक जो था वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहा। लेकिन प्रॉब्लम कब आनी स्टार्ट हुई, देखो 2016 में यू ऑलरेडी नो डीमोनेटाइजेशन आया, फिर उसके बाद 2017 के अंदर GST रिफॉर्म्स आए जिसकी वजह से ओवरऑल जो बिजनेस जो थे ना वो काफ़ी स्ट्रगल करने लग गए थे। फिर 2018 के अंदर ना इसकी वजह से क्या होता है, एक क्रेडिट क्रंच आ जाता है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज और NBFCs फेल होने लग जाती है। जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम जो आता है वो आता है IL&FS NBFC का, और साथ में DHFL दीवान हाउसिंग का। बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी ये दोनों कंपनी साथ में फेल हो जाती हैं, मतलब वन आफ्टर दी अदर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, साथ में क्या है ना, अनिल अंबानी की जो कंपनीज थी, बेसिकली आपको एक बात बताता हूँ, अनिल अंबानी जो है ना उसने सारी की सारी जिन कंपनीज में और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया था वो सारी की सारी फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज थी उस पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से। बेसिकली उन्होंने पावर के अंदर इन्वेस्ट किया, उन्होंने ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट किया, और इसके अंदर क्या हो रहा था, ये थी तो बहुत प्रॉमिसिंग, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया उस लेवल पर रेडी नहीं था उन सारी इंडस्ट्रीज के लिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स तो कर दी लेकिन उसके फ्रूट्स उनको नहीं मिल पा रहे थे। बेसिकली वो उनको प्रॉफिटेबिलिटी उनके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, एंड दैट इज प्रिसाइज द रीजन वाई ये जो कंपनीज थी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। अब हुआ क्या था, येस बैंक ने अनिल अंबानी की बहुत सारी कंपनीज को बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ लोन्स दिए हुए थे, ठीक है। और साथ में क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल एस एल ग्रुप करके था, ZTV जिनका था, वो भी फेल हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। वीडियोकॉन का भी एक बहुत फेमस केस था जिसके अंदर ICICI बैंक की जो CEO थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, चंदा कोचर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके हस्बैंड भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ICICI बैंक जो है ना उसको भी प्रॉब्लम आई और चंदा कोचर को भी रिज़ाइन करना पड़ गया था। तो बेसिकली ये जो पीरियड था ना 2018-19 का, उसके अंदर बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए थे इंडिया के अंदर। और हुआ क्या, येस बैंक जो है ना इसका इन सारी कंपनीज के अंदर इन्होंने लेंडिंग कर रखी थी। मतलब चाहे आप IL&FS की बात करो, जो NBFC है उसके अंदर भी येस बैंक ने पैसा दिया हुआ था बहुत मैसिव अमाउंट। DHFL भी फेल हुआ, उसके अंदर भी इनका मैसिव पैसा लगा हुआ था। अनिल अंबानी कंपनीज के अंदर भी पैसा लगा हुआ था, वीडियोकॉन के अंदर भी इनका पैसा लगा हुआ था, SL ग्रुप जो ZTV वाला है उसके अंदर भी इसका पैसा लगा हुआ था। अब सिंपल सी बात है, अगर ये सारी कंपनी साथ में फेल हो जाएंगी तो इनके ये पैसे तो दे नहीं पाएंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, विच इज़ गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन येस बैंक। इस वजह से हुआ क्या, येस बैंक जो है ना एकदम से जितनी उसकी मार्केट या रेपुटेशन मार्केट के अंदर जो बनी थी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, उतनी ही फास्ट उसकी रेपुटेशन जो थी ना वो सिंक इन करने लग गई। और हुआ क्या, नेक्स्ट 1-1.5 ईयर्स के अंदर येस बैंक का जो स्टॉक है वो 80-90% तक गिर गया। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब भी कभी भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर एक बैंक जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को पैसा दे दिया हो और वही कंपनीज फेल हो जाए, पहली बात तो ये लोन्स होते हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड्स के अंदर और फिर ये डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो इसमें से ना पैसा रिकवर करना बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और आप सोचो अगर बैंक को अगर उसका टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, वो आगे जाकर उनके मतलब बेसिकली जो उनके जो ये बेसिकली दे विल बिकम द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो भी एसेट्स टाइम पे आपको पैसा वापस नहीं दे पा रहे होते वो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, तो वो आपके एकदम बढ़ जाएंगे। जब आप पुराने लोगों से पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे, आप नए लोगों को पैसा लोन नहीं दे पाओगे, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वहाँ से इसकी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हुआ क्या, इतने में 2019 बहुत ही वर्स्ट पीरियड था इंडिया के लिए, ठीक है। इतने में आता है 2020 के अंदर कोविड आ जाता है, कोविड के अंदर और प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं।
लेकिन अब बैंक जो है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्ट्रगल तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी जो लीगेसी बुक है, मतलब लीगेसी बुक आप उसको बोल लो जो भी है, जितने भी प्रॉब्लमैटिक लोन्स जितने भी थे, जो उनकी मेजर बुक के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको क्लियर आउट करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा था कि जितना पैसा रिकवर कर पा रहे हैं रिकवर करें, और बाकी का अगर नहीं रिकवर कर पा रहे तो बैंक विल हैव टू टेक लॉसेस। उनको बैंक को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, और उसकी वजह से उनके जो प्रॉफिट्स हैं ना वो काफ़ी हद तक स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अब बैंक को धीरे धीरे इस बुक को क्लियर आउट तो करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर अ लॉट ऑफ टाइम इज टेकन, जिसमें 5-6 साल आप ये समझ लो इसी पीरियड के अंदर यही सब करते हुए लग गए, और बैंक कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म ही कर रहा था। अब उस टाइम पे ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। देखो होता क्या है ना कि आरबीआई जो है ना वो सारे के सारे जितने भी इंडिया के अंदर जो स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको ये बोलती है कि आपको ना आपके पास जितना भी ओवरऑल पैसा है, जितना भी आप लोन्स दे रहे हो ना, उसका 40% लोन्स आपको जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर देना है। मतलब जैसे आप देखते हो ना कि बजट के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हमें एग्रीकल्चर को इतना लोन देना है, हमें बहुत सारी रूरल डेवलपमेंट के लिए इतना लोन देना है, या अलग अलग चीज़ों के लिए गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि हमें इतना इतना पैसा इन लोगों को दिया जाना चाहिए। अब वो पैसा देगा कौन, वो पैसा देंगे इंडिया के बैंक्स, चाहे वो पब्लिक बैंक्स हो चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो। तो ये पहले से ही डिसाइड होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है ना वो इन बैंक्स को लोन आउट करना है इनटू प्रायोरिटी सेक्टर। अब सिंपल सी बात समझो, सारे के सारे बैंक्स का हर जगह पे तो एक्सपोजर हो नहीं सकता, ना उनके पास इतनी हो सकता है इतनी एक्सपर्टीज़ भी ना हो। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये जितना भी अमाउंट होता है उस सारे पैसे को ये क्या करते हैं, अलग अलग एनबीएफसीज को भी दे देते हैं, क्योंकि एनबीएफसीज जितनी भी है ना वो उन स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर काम कर रही हैं। वो लोग कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, मतलब वो लोग फार्मर्स को ही लोन दे रही हैं। तो इंस्टेड ऑफ के येस बैंक खुद जाके फार्मर्स को लोन दे, वो क्या करता है कि वो फिर क्या करेगा, बहुत सारी एनबीएफसीज को पैसा दे देगा, और वो आगे जाकर उस पैसे को आगे फार्मर्स को लोन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आरबीआई की जो कंडीशंस थी वो भी फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही येस बैंक का इतना पैसा जो है वहाँ पर स्टक हो गया, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने डिफ़ॉल्ट कर दिया एक साथ, तो इनके हाथ में पैसा तो वापस आ नहीं रहा था। इस वजह से क्या हुआ, ये लोग जो थे अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो आरबीआई के जो टारगेट्स थे उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, कई सालों तक उसको पूरा नहीं कर पाए। अब आरबीआई जो है, अगर ऐसा कुछ हो कि अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर में आरबीआई के बोलने के बाद भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते, तो ये लोग क्या करते हैं ना, आपके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं। अब पेनल्टी क्या होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको ना कुछ गवर्नमेंट के ऐसे फंड्स पे पैसा डालना पड़ेगा जहां पर बहुत ही कम यील्ड मिलेगी। मतलब जैसे रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या होगा, RIDF करके इसको बोलते हैं, उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब उसके अंदर क्या होता है, अगर आप मान लो जो रेपो रेट है उससे भी 1.5-2% इसका इंटरेस्ट रेट कम रहता है, ठीक है। और साथ में आप ये समझ लो, और अगर आप किसी और को लोन देते हो तो डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा यील्ड मिलती है बेसिकली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है, देखो बैंक का जो बिजनेस है वो है क्या, कि बेसिकली वो क्या करेगा, वो वो जितना भी लोगों से पैसा लेता है, डिपॉजिट्स लेता है, और उसके बेसिस पे उनको इंटरेस्ट देता है, और उसको आगे हाई रेट पर आगे री इन्वेस्ट कर देता है या लेंड कर देता है, जिससे कि उसको इंटरेस्ट इनकम मिल सके। अब होगा क्या, उस इंटरेस्ट इनकम में से वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे कर देगा और अपने प्रॉफिट को जनरेट कर लेगा। लेकिन अगर आप एक बात समझो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरा डिपॉजिट रेट है, अगर मुझे ज़बरदस्ती अगर एक काफ़ी बड़ा अमाउंट अगर मुझको RIDF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ गया जहाँ पर यील्ड मुझे मिल ही नहीं रही, तो देखा जाए तो मेरी यील्ड ओवरऑल जो मैं इंटरेस्ट इनकम जो जनरेट कर रहा हूँ वो काफ़ी कम हो जाएगी। और होता क्या है ना, दिस इज़ अ पेनल्टी, और ये आपको करना ही पड़ता है। तो हुआ क्या, एक पॉइंट पे ऐसा हो चुका था कि आप ये समझो बैंक का ना 44,000 करोड़ के जो उनकी जो लोन बुक थी, मतलब उतना अमाउंट जो था वो RIDF के फंड में लगा हुआ है। अब देखो ये ऐसा नहीं होता कि जब मर्जी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो, जब तक ये मैच्योर नहीं होगा तब तक आपको इसके अंदर पैसा रखना ही पड़ेगा। इसका मतलब जब मैच्योरिटी आएगी तभी होगा, और तब तक आपके जो मार्जिन्स हैं, आपकी जो इनकम है वो काफ़ी कम हो जाएगी। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम विच दिस बैंक वाज फेसिंग। और आप ये समझ लो 44,000 करोड़ जो था ना वो 11% ऑफ इट्स बुक था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, मतलब विच इज़ मैसिव। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब देखो बाकी के जितने भी बैंक्स हैं
जितने भी बैंक्स होंगे ना, अब उनको तो ये कंडीशन फुलफिल करने की नीड नहीं है, तो होगा क्या, वो लोग जो है वो तो ऐसी जगहों पे लोन्स देंगे, वो तो देखो फॉर एग्जांपल वो तो क्या होगा, टू व्हीलर लोन देंगे, कार लोन्स देंगे, या फिर फॉर एग्जांपल कमर्शियल व्हीकल्स लोन दे देंगे, या एमएसएमईज को लोन देंगे जहाँ पर यील्ड होती है ज़्यादा। तो इन जो बाकी के जितने बैंक्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है कंपेयर टू येस बैंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसकी वजह से क्या होता है, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब जैसे आप ये समझ लो, अगर बाकी बिजनेसेस के हिसाब से समझो ना, तो ग्रॉस मार्जिन हो गया, कि मतलब मेरा जो ग्रॉस मार्जिन है ना, इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज मेरा मेजॉरिटी पैसा जो है ना वो RIDF के अंदर लगा हुआ था। दैट वाज वन। अब देखो होता क्या है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बैंक के जो एनआईएम क्योंकि कंसिस्टेंटली कम थे, तो जब देखो सिंपल सी बात है, जब ग्रॉस मार्जिन ही कम आ रहे हैं तो आगे जाके प्रॉफिट मार्जिन भी कम होंगे, पैट मार्जिन भी आगे कम होंगे, और अगर पैट मार्जिन कम होंगे तो कंपनी का ROE भी कम हो जाएगा। तो दैट वाज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ROE इसका काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, और ये कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रही थी, एंड दैट इज वाई द स्टॉक वाज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग वेल ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। दिस वाज प्रिसाइजली द रीजन फॉर इट। अब देखो होता क्या है ना, अब देखो दूसरी चीज़ क्या चल रही थी साथ में, ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स कंसिस्टेंटली वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी बुक को क्लीन कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया ना लीगेसी बुक जो थी इनकी, जिसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा था, काफ़ी सारा पैसा इन्होंने जो ऐसी कंपनीज में दे रखा था जो डिफॉल्ट कर चुकी थी। अब धीरे धीरे क्या था, अब वो तो लॉसेस हो गए, और वो लॉसेस थे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के अंदर, उसके प्रोविजंस करने पड़ेंगे। तो ओवर द नेक्स्ट 5-6 ईयर कंसिस्टेंटली वो लोग क्या कर रहे थे, प्रोविजंस बना बना के बना रहे थे, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन जो थे पैट लेवल पर वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये भी चल रही थी। ठीक है, अब हुआ क्या, लास्ट ईयर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। जापान का एक बहुत बड़ा बैंक है SMDC, उसने क्या किया, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, 20% स्टेक ले लिया येस बैंक के अंदर। देखो सिंपल सी बात समझो, आप ये समझ लो कि जापान का जो सबसे बड़ा, द बिगेस्ट बैंक इन जापान, अगर वो येस बैंक के आगे अंदर आके अपना स्टेक ले रहा है, तो कहीं ना इससे क्या होता है, मार्केट को ना काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि ओके दैट मीन्स समवेयर एक बहुत बड़े प्लेयर ने इसके अंदर एंट्री ले ली है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये बैंक जो है ना वो काफ़ी हद तक अब स्टेबलाइज होगा और गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छा भी कर सकता है। ये एक इंडिकेशन होता है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, इंडिकेटर्स जो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आपको समझ आएगा कि वाई इट कैन एक्चुअली बिकम अ पोटेंशियल टर्न अराउंड कैंडिडेट फ्रॉम हेयर ऑन। ठीक है, अब देखो पहले ना RIDF वाली जो बात थी ना, बेसिकली जो उनका काफ़ी सारा पैसा जो लो यील्ड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी इनकम बहुत कम आ रही थी, हो क्या रहा है ना, उसका ना FY24 से वो मैच्योर होना शुरू हो गया था, जिसमें से हुआ क्या, FY24 के अंदर आप ये समझो 25% ऑफ द ओवरऑल बुक, मतलब ओवरऑल जो उन्होंने RIDF में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मतलब 44,000 करोड़ का 25%, मतलब अराउंड 11,000 करोड़, वो उस साल क्या हुआ, उस साल मैच्योर हो गया। इसका मतलब वो पैसे इनके पास वापस हाथ में आ गए, और आने वाले 2-3 साल के अंदर ऐसा होने वाला है, ये RIDF के अंदर जितना भी पैसा है जो भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, वो सारा का सारा मैच्योर हो जाएगा। इसका मतलब इनके हाथ में वो 44,000 करोड़ हाथ में आ जाएंगे। गोइंग फॉरवर्ड इसका मतलब ये है कि अब जो पैसा लो यील्डिंग एसेट्स के अंदर लगा हुआ था, ये आने वाले टाइम पर ये कंपनी जो है, आने वाले टाइम पे उनको हाई यील्डिंग एसेट्स के अंदर लगाना शुरू कर देगी, मतलब ऐसे टाइप के लोन्स देना शुरू कर देगी जहाँ पर उनको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, और अगर इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा तो डोंट यू थिंक उनका ग्रॉस मार्जिन या NIM जो है, जिसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं, वो भी गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव करेगा। इससे एक फ़ायदा तो इससे उनका ये हो सकता है। सेकंड चीज़ जो क्या है ना, अब जो उन्होंने जो जापानीज़ बैंक जो है, जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया और उसके अंदर 20% स्टेक ले लिया है, आप ये समझो जापानीज़ बैंक अगर आएगा तो वो बाहर से फॉरेन फंडिंग भी लेकर आएगा, मतलब उनको काफ़ी सस्ती फॉरेन फंडिंग का एक्सेस भी लाकर दे सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो कम हो जाएगी। देखो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होने का मतलब क्या, कि जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस उनको, देखो सिंपल सी बात है ना, बैंक करता क्या है, बैंक तो आपसे बैंक डिपॉजिट देता है और उसके ऊपर एक इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, और आगे लोन देता है एट अ हायर रेट। लेकिन अगर आप ये समझ लो, अगर उसको फॉरेन फंडिंग सस्ते में मिल गई, इसका मतलब क्या होगा, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी बढ़ रही है क्योंकि वो ऐसे टाइप के सेगमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है विच कैन गिव हाई यील्ड गोइंग फॉरवर्ड। तो इससे क्या होगा, गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी का जो NIM जो है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। और यही चीज़ ना इट इज़ विजिबल ऑल्सो, मतलब अगर मैं FY24 के NIM नंबर्स की बात करूँ तो 2.5% के अराउंड इसका NIM था। FY25 के अंदर हुआ 2.6,
और अब क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने FY26 के अंदर अपनी कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने बोला है कि हम आने वाले 2-3 साल के अंदर ना अपने NIM को 3.5% के अराउंड लेकर जाना चाहते हैं, मतलब 3.25 से 3.5 के बीच में अपने NIM को लेकर जा सकते हैं, विच इज़ क्वाइट एम्बिशियस ऑल्सो एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि जब RIDF में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो सारा का सारा वापस आ जाएगा। तो आप ये समझो कंसिस्टेंटली ये जो कंपनी जो है वो अपने NIM को गोइंग फॉरवर्ड इंक्रीज कर सकती है। अब गाइस देखो, ये तो बात हो गई कि हम आगे क्या कर सकते हैं। देखो एक चीज़ और समझो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो रहता है ना वो होता है ROA जो है ना, रिटर्न ऑन एसेट्स। बेसिकली कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट्स भी है ना वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो पहले 0.6% था वो भी 1% से ऊपर आ चुका है, और अभी जाके मैनेजमेंट बोल रही है कि वो आगे इसको नेक्स्ट ईयर भी इसको मेंटेन कर पाएगी। इसका मतलब वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि मैनेजमेंट जो है ना, जो उसने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है वो उसको आगे सस्टेन भी कर सकती है। वो ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ 1 पॉइंट का ही चल रहा है, कि मतलब वन ऑफ इवेंट है बेसिकली, कि एक ही बार होगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगेन इट इज़ गोइंग टू फॉल बैक ऑन अगेन इनटू द सेम मेस दैट इट हैड क्रिएटेड 5-6 years अगो। तो बेसिकली देखो एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, जो सबसे क्रूशल पॉइंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो ये है गाइस कि ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इस बार जो इनकी जो कॉन कॉल हुई है उसके अंदर जो नोट की गई है ना, दैट इज़ कि Q4 FY26 के अंदर मैनेजमेंट ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने रिटेल लोन्स जो है ना वो 41% से इंक्रीज़ कर दिए हैं। देखो एक चीज़ समझो, अभी तक मैंने आपको एक चीज़ बताई कि बैंक जो है ना वो कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहा था 5-6 ईयर से बिकॉज ऑफ इट्स मेसी बुक। अब देखो सिंपल सी बात समझो, अगर मेरा पुराना पैसा वापस नहीं आ रहा होता ना, तो मैं सबसे पहली चीज़ क्या करता हूँ एज अ बैंक, मैं नए लोन्स देने में एक तो कॉशियस रहता हूँ और कम देता हूँ, क्योंकि पहली बात मेरे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझो, क्योंकि ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स वो कंसिस्टेंटली अपनी बुक को क्लीन करने में वर्क कर रहा था, तो अब क्या हुआ है ना, और ऊपर से RIDF का भी पैसा इनके हाथ में वापस आ रहा है, और साथ में जो SMDC जो है उसने ही पैसा लगाया है इस कंपनी के अंदर, उसकी वजह से भी इनके हाथ में पैसा आया है। तो व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इज द बैंक हैज स्टार्टेड गिविंग आउट लोन्स, और वही वाली बात हो गई, अगर वो उस पैसे को आगे लोन आउट करना शुरू करेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड उनका, क्योंकि वो हाई यील्डिंग एसेट्स हैं, तो इंटरेस्ट इनकम गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू इंक्रीज। इसका मतलब NIM जो है वो आगे जाके और इम्प्रूव कर सकता है इनका। तो दैट इज समथिंग विच इज वर्किंग इन द बैंक्स फेवर एज ऑफ दिस मोमेंट। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज गाइस कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना इस बैंक को ट्रैक करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि इन्वेस्ट इन द बैंक, बट एटलीस्ट स्टार्ट ट्रैकिंग, क्योंकि अगर आप ट्रैक करोगे ना, क्योंकि जिस दिन इसने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया और ये एक्चुअल टर्न अराउंड स्टोरी बना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये कंपनी जो है ना वो 3x 4x 5x 10x हो जाएगी इन अ स्पैन ऑफ 1.5-2 years, एंड नोबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज़ रियली हैपेंड। अब गाइस देखो होता क्या है ना, कभी भी किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए ना, हमें देखो इक्विटी रिसर्च को लोग क्या समझते हैं कि हमें ना कंपनी के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमें बहुत एक्सटेंसिवली कई महीनों तक कंपनी को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हमें सेंस समझ आएगा। लेकिन गाइज आपको मैं एक चीज़ बता दूं, प्रैक्टिकल लेवल पर ना देयर आर अ फ्यू पॉइंटर्स जो आपको अच्छे से समझने होते हैं। अगर आप उन्हीं पॉइंट्स को ट्रैक करना सीख गए तो आप ये समझ लो आप बहुत ईजिली समझ पाओगे कि वेयर द कंपनी इज हेडेड, और उसके हिसाब से यू विल बी एबल टू टेक इन्वेस्टमेंट कॉल्स एज वेल फॉर योरसेल्फ एंड एक्चुअली बिकम अ मच मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। और अगर आप किसी कंपनी में कहीं जॉब के लिए जा रहे हो या पढ़ रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो आप ये भी समझ लो किसी भी सेक्टर को समझने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट जो मेट्रिक है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो कि यूजुअली लोगों को पता ही नहीं होता कि ट्रैक करना क्या है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू ट्रैक। गाइस यही चीज़ हम अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मतलब हम ये आपको समझाते हैं कि बेसिकली 15 to 20 सेक्टर्स को किस तरीके से ट्रैक करना है, कौन से मिनिमल पॉइंट्स आपको उसके अंदर गो थ्रू करने हैं, और साथ में आप वो पता करना कि बेसिकली विच कंपनी इज शोइंग साइंस ऑफ टर्न अराउंड्स, और रादर विच कंपनी कैन डू रियली वेल, फाइंडिंग दैट कंपनी अर्ली। That is the thing that you need to develop as a finance professional, or if you are thinking of a career as an analyst. तो I would strongly recommend कि अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है तो you should definitely check out our equity research bootcamp, जिसका डिटेल्स ऑलरेडी इस वीडियो के साथ आपको दिया गया है। That is something you need to understand guys. अब guys दूसरी चीज़ देखो, लास्ट थिंग what I will say is कि देखो
दैट दिस इज समथिंग विच आई टेल यू अबाउट एवरी कंपनी। देखो हमारा यहाँ पे फोकस ये नहीं है कि मैं आपको कोई कंपनी रेकमेंड कर रहा हूँ। एवरी टाइम आई से दिस थिंग, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू एनी कंपनी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के थ्रू जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी जो है ना वो काफ़ी हद तक टर्न अराउंड के साइंस दिखा रही है, और मैनेजमेंट खुद बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये बोल रही है कि देखो गोइंग फॉरवर्ड हम अपने एनआईएम को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कम होने वाली है, हम जो अच्छे टाइप के लोन्स पे पैसा देने वाले हैं। तो आप ये समझो ना, जब मैनेजमेंट वो चीज़ बोल रही है, और ये मैनेजमेंट बोलती तभी है जब उसको सच में कुछ लगता है कि थिंग्स कैन एक्चुअली टर्न अराउंड। क्योंकि लास्ट 5-6 साल में तो मैनेजमेंट से जब भी पूछते थे दे हैड नो आंसर। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि ओके वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम अपनी तरफ से ये क्लीन अप कर रहे हैं, वो क्लीन अप कर रहे हैं। बेसिकली वो क्या कर रहे थे, वो वही वाली बात होती है ना कि मेंडिंग प्रोसेस चल रहा था सारा, और वो उसी के अंदर उसको कवर अप करने की ही कोशिश कर रहे थे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम अगर मैं इस बार की कॉन कॉल अगर पढ़ता हूँ तो मुझे फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट की जो डिस्कशन जो है उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि ओके येस मैनेजमेंट इज गेटिंग पॉजिटिव नाउ दैट येस इट कैन डू वेल। बट वही वाली बात है ना, बोलने और एग्जीक्यूशन में डिफरेंस होता है, एंड दैट इज समथिंग विच आई टेल यू ऑलवेज कि आपको क्या करना है ना, आपको हर बार कंपनी को ट्रैक करना है। एवरी क्वार्टर यू हैव टू लुक एट द स्पेसिफिक साइंस, कि उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि वेदर द कंपनी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, एंड इफ येस देन डेफिनेटली इट कैन बिकम अ गुड इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट, और इन केस इट इज नॉट then you can keep tracking it till the time it starts turning around. But don't miss out on this opportunity, because Yes Bank going forward कैन डू वेल, बिकॉज वो 5-6 साल से काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर चुका है, और अगर वो थोड़ा सा भी एग्जीक्यूट उसको अच्छे से कर पाएगा देन इट कैन डू रियली रियली वेल। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।